बच्चों, अब तक हमने अध्याय 2 राजा, किसान और नगर की इंट्रोडक्शन पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस प्रकार जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला और जिससे कि भारत के कई अभिलेख, शिलालेख, सिक्कों और कई ग्रंथों को पढ़ा गया और जिससे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रकाश पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान लिखा गया या पढ़ा गया। बच्चों, आज हम अध्याय 2 का दूसरा पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब ये जो इतिहास लिखा गया ये किन किन स्रोतों से लिखा गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में आपको पता ही है, हमने पढ़ा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतिहासकारों को बहुत ही कम जानकारी थी क्योंकि उसके हड़प्पा सभ्यता का कोई भी साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त नहीं मिला है और और जो कुछ लिपियां और चिन्ह मिले हैं उसको भी आज तक पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इस अध्याय इस प्राचीन हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के साक्ष्य हमें बहुत कम उपलब्ध हुए हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पश्चात लगभग 1500 वर्षों में, विशेषकर 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के लिए पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ बहुत से साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हो जाते हैं जिनकी छानबीन करके इतिहासकारों ने प्राचीन भारत पर प्रकाश डाला है। तो सबसे पहला हम जो इसका क्रम देखें तो पहला क्रम आता है बौद्ध और जैन साहित्य। बच्चों, प्रारंभिक भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास को जानने के लिए बौद्ध और जैन साहित्यों का बहुत योगदान है। इन ग्रंथों में हमें बहुत ही ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। इन बौद्ध और जैन साहित्य से हमें प्राचीन इतिहास के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में और कई राजाओं के नामों के बारे में और की जानकारी प्राप्त होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं या ये इतना महत्वपूर्ण साहित्य है जिसका जो है ब्राह्मण ग्रंथों ने उपेक्षा कर दी थी। जिसमें से हम सबसे पहला लेते हैं त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है, ये पाली भाषा में लिखी है। और बच्चों, आपको पता होगा कि पाली भाषा जो है मगध, जिसे जो आज हम वर्तमान समय में दक्षिण भारत में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाली भाषा। पाली भाषा जो है दक्षिण बिहार में आज भी बोली जाती है। तो त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। इनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। इनके ध्यानपूर्वक जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि इसमें हमें आध्यात्मिक जानकारी ही नहीं बल्कि उस समय की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। किस समय के बारे में? प्राचीन इतिहास के बारे में, जो कि लिखा गया है 600 ईस्वी पूर्व से या 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से और 600 ईस्वी पूर्व तक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में कई जानकारी हमें त्रिपिटक से प्राप्त होती हैं। अब इसमें दूसरा आता है जातक। जातक भी बौद्ध धर्म की ही पुस्तक है। इनकी संख्या 549 है। ये कहानियों के रूप में है, मतलब इसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। उनकी संख्या जो है 549 है। इनसे हमें राजा प्रजा के इन कहानियों से हमें राजा और प्रजा के संबंधों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये कथाएं ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी तक की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। जैन धार्मिक ग्रंथों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इससे पहले जो हमने पढ़े वो त्रिपिटक जो है या जातक जो है ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म ग्रंथों के से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैन धर्म के ग्रंथों से हमें इतिहास के कुछ अंधकारमय
अंधकारमय खंडों के बारे में जानने में बहुत सहायता मिलती है। उनके ग्रंथों से 12 अंग से केवल महावीर एवं जैन धर्म के विषय में ही जानकारी नहीं मिलती, अपितु महावीर कालीन बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे कल्पसूत्र नामक जो ग्रंथ है वो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें समकालीन जैन धर्म के अतिरिक्त उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी वर्णन मिलता है। अब इन साहित्यों में हम दूसरा जो पॉइंट है इसमें आता है वो है संगम साहित्य। तो बच्चों, दक्षिण भारत में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक काल काल की जानकारी करवाने में जो है संस्कृत के स्तोत्रों के अतिरिक्त हमें प्राचीन तमिल ग्रंथ भी मिलते हैं जो कि संगम साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, ये जो संगम साहित्य है ये बहुत बड़े कालखंडों में लिखा गया है और ये ऐसा नहीं है कि संगम साहित्य जो है ये 5 से 10 वर्षों में इसको इन साहित्यों को लिखने के लिए, संगम साहित्यों को लिखने के लिए लगभग 100 या 200 समय लगा है। मतलब ये निरंतर 100 या 200 वर्ष तक विभिन्न तमिल कवियों द्वारा लगातार लिखे गए हैं। अब इसमें ये नहीं है कि एक ही कवि ने एक ग्रंथ जो है 300 वर्षों तक लिखा है, नहीं। मतलब ये है कि एक जो ग्रंथ है उसको जो है अगर एक कभी कोई लिख रहा है, अगर बीच में उसका देहांत हो जाता है तो उसी ग्रंथ को आगे चलकर उनके शिष्यों ने और अन्य विद्वानों ने लिखा है। तो बच्चों, बात हो रही थी इस साहित्य से, ये तमिल साहित्य से। तो इन ग्रंथों से पता चलता है कि भारत के विदेशों से व्यापार खूब चमका हुआ था। भारत से बहुत सारे गर्म मसाले जो हैं वो विदेशों में भेजे जाते थे और उन गर्म मसालों के बदले में हमें क्या लेते थे हम? सोना और चांदी। और संगम साहित्य के महत्व का ज्ञान इस बात से भी हो जाता है कि कई इतिहासकारों ने संगम काव्य की तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की है। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है दान संबंधी रिकॉर्ड। बच्चों, आपको पता ही होगा जब पहले राजाओं और महाराजाओं का जो समय था उस समय जो है ब्राह्मणों को जो है बहुत दान दिया जाता था। प्राचीन भारत में तो बहुत ज़्यादा ही दान दिया जाता था और उन दानों में ब्राह्मणों को भूमि तथा सिक्के दान किए जाते थे, भूमि अनुदान की जाती थी। और इन भूमि का जो है भूमि दान किया जाता था और इन भूमि का रिकॉर्ड जो है उस समय ताम्रपत्रों में या अन्य अभिलेखों में रखा जाता था और इन ताम्रपत्रों में या उन रिकॉर्डों से जो है हमें उस समय की बहुत जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। इनसे कृषि के ढंग, उनका विस्तार करने के प्रयत्नों, किसानों द्वारा अपने स्थानीय अधिकारियों को दी जाने वाले तोहफों एवं सरकार को दिए जाने वाले करों के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। अब चौथा पॉइंट आता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए अनेक विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी हमें उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन भारत के समय में जो कि बहुत समृद्ध था उस समय में कई विदेशी यात्री भारत में आए हैं, जिनमें यूनानी, चीनी, तिब्बती आदि भारत आए हैं, जैसे मैक्सनीज, फाहियान, होंगसान, तारनाथ आदि, जिन्होंने जनसाधारण के विषय में बहुत कुछ अपने लेखों में वर्णन किया है। पांचवा आता है प्राचीन भवन और स्मारक। प्राचीन इतिहास को जानने में प्राचीन समय के जो हमें भवन और स्मारक, मंदिर, स्तूप, गुफाओं आदि के जो अवशेष मिले हैं या जो उनमें मूर्तियां मिली हैं या उनमें जो चित्रकारी के नमूने मिले हैं या कला के अन्य चीज़ें जो हमें मिली है, उससे हमें उस समय की भवन निर्माण कला, मूर्ति कला आदि कलाओं का विकास के साथ साथ समकालीन लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। छठा पॉइंट इसका आता है लिपियों तथा अभिलेखों का प्रिंसिप द्वारा स्पष्टीकरण। डिस्पेरिमेंट्स ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस।
स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थर की तख्तियों पर खुदे हुए अभिलेख मिले हैं। उनका भी प्रयोग इतिहासकारों ने जनसाधारण के विषय के जीवन में अनेक पहलुओं को जानने में खूब किया है। प्राचीन इतिहास को जानने में जेम्स प्रिस्प, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जेम्स प्रिंसप इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध विद्वान था, जो भारत में कलकत्ता तथा वाराणसी की टकसालों का प्रधान रह चुका था। वे 1832 से 1838, टकसाल जो होता है बेटा, वो जो सिक्के बनते हैं जहाँ पर 1832 से 1838 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सचिव के रूप में कार्यरत था। टकसालों में काम करने के कारण उसकी रुचि सिक्कों में बहुत थी। उसने भारतीय सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की तथा इतिहास में छिपे हुए रहस्यों को ढूंढ निकाला। उसने अनेक सिक्कों की लिपि को पढ़ा था, जिससे पहले कोई नहीं पढ़ सका था। सर्वप्रथम प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला है और इन लिपियों का प्रयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला है कि अधिकांश भारतीय अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर आकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा के नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनैतिक इतिहास के अध्ययन की नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमें ये जो है इस दूसरे पॉइंट में हमें जो है ये पता लग जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में जो है हमें बौद्ध और जैन साहित्य, ठीक है, जिनमें त्रिपिटक, जातक और जैन ग्रंथों में जैन 12 अंग, ठीक है, संगम साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। दान संबंधी रिकॉर्ड जो हमें प्राप्त होते हैं, उनसे जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भवन और स्मारक से भी हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और लिपियों तथा अभिलेखों का प्रिंसिप द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया है, उससे जो है सबसे ज़्यादा जानकारी या प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में लिपियों तथा अभिलेखों का जो प्रिंसिप द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है, वो सबसे अधिक उसका ही योगदान है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो बच्चों, अगर आपको समझ आ गया हो और अगर आपको मेरी ये वीडियो या ऑडियो कुछ पसंद आई